नमस्कार, न्यूज की पाठशाला के वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज की सबसे बड़ी सियासी खबर की। बीजेपी ने जिस तरह की धमाकेदार वापसी की है दिल्ली में बॉस, जिस तरह से अयोध्या की हार का बदला लिया है बॉस, वो दोनों ही खबरें अपने आप में ऐतिहासिक है। जो लोग ये माहौल बना रहे थे कि 240 सीटें लोकसभा में जीतकर ब्रांड मोदी कमजोर पड़ गया है, ये उन लोगों के लिए 440 वोल्ट का झटका है कि पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और अब दिल्ली में 27 साल के बाद सत्ता में बीजेपी ने उसी ब्रांड मोदी के नेतृत्व में वापसी की है। लेकिन सबके मन में सवाल है कि जिस दिल्ली में केजरीवाल कभी नहीं हारते थे, लोकसभा में भले 0 सीट आए लेकिन विधानसभा में प्रचंड बहुमत केजरीवाल को मिलता था, वहां बीजेपी ने ऐसा किया कैसे? तो इसकी बहुत बड़ी वजह नरेंद्र मोदी है। भाई, दिल्ली में फ्रीबीज तो हर कोई बांट रहा था, केजरीवाल से लेकर कांग्रेस तक सब फ्रीबीज देने का वादा कर रहे थे, अलग अलग योजनाएं ला रहे थे। लेकिन जब बीजेपी ने घोषणाएं की तो उसके साथ मोदी की गारंटी जुड़ गई। यही ब्रांड मोदी जो है वो ब्रांड केजरीवाल पर भारी पड़ गया और यहीं पर असली खेला हो। दिल्ली के विकास के सामने से एक बड़ी रुकावट आप सब दिल्ली वासियों ने दूर कर दी है। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया। तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। जितने दावे थे, जितनी ध्वनियां थीं, राजनीति के रंगमंच पर जितने स्वांग थे, सब स्वाहा हो गए और पुनः अविजित योद्धा की तरह चमका ब्रांड मोदी। जैसे जवाब दिया हो विरोधियों को कि तू शोर मचाता रह कि दौर गया मेरा, अभी देख कि ये नई शुरुआत है मेरी। तो बीजेपी ने शानदार वापसी की दिल्ली में। 27 साल की प्रतीक्षा फलीभूत हुई और दिल्ली के दुर्ग पर भगवा परचम लहरा उठा। और सिर्फ दिल्ली ही क्यों, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर जीत दर्ज करने के साथ ही फैजाबाद लोकसभा सीट पर हार वाला हिसाब किताब भी बीजेपी ने बराबर कर दिया। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और अब दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद वापसी। एक तरह से उसी ब्रांड मोदी पर मुहर है जिसे लोकसभा चुनावों के बाद लगातार विपक्ष और इंडी गठबंधन कमजोर बताता फिरता रहा। जिस मोदी की गारंटी का खूब मजाक उड़ाया गया, वही मोदी की गारंटी दिल्ली वालों के बीजेपी पर भरोसे की गारंटी बन गई और बीजेपी दिल्ली जीत गई। आज देश तुष्टीकरण नहीं बल्कि भाजपा के संतुष्टीकरण की पॉलिसी को चुन रहा है। आज दिल्ली के विकास के सामने से एक बड़ी रुकावट आप सब दिल्ली वासियों ने दूर कर दी है। इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी ने अगर दिल्ली के चुनाव को किसी एक चेहरे पर लड़ा तो वो चेहरा था पीएम मोदी का। आम आदमी पार्टी ये तंज बार बार बीजेपी पर करती रही कि बीजेपी तो अपना सीएम चेहरा तक तय नहीं कर पाई, लेकिन बीजेपी कहती रही हमारा चेहरा मोदी की गारंटी है। तो आखिर वो कौन से फैक्टर रहे जो बीजेपी की दिल्ली विजय में अहम साबित हुए?
बीजेपी ने जानबूझकर बड़े चेहरे मैदान में नहीं उतारे, माइक्रो लेवल पर काम किया। संघ की भूमिका भी बेहद अहम रही। दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति महीने देने का वायदा किया। इसके साथ ही छोटे क्लस्टर्स में रैलियां और चौपालें की। इस सब के साथ जो सबसे अहम और दमदार फैक्टर रहा वो था मोदी की गारंटी, मतलब हर वादे के पूरा होने की गारंटी। मोदी जब गारंटी देता है तो इसे पूरा करने के लिए जी जान लगा देता है। हमने मेहनत की, 29 करोड़ गरीब बहनों के देश में पहली बार बैंक के खाते खुले। अब अनेक राज्यों की भाजपा सरकारें बहनों के खाते में पैसा भेजने की गारंटी दे रही है। बीजेपी के संकल्प पत्र में कुल 15 बड़े वादे थे जो उसने दिल्ली की जनता से किए थे। नतीजों के बाद ये बात साफ हो चुकी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के वायदों के बजाय दिल्ली की जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया, क्योंकि मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। चुनावी घमासान में एक सूत्र हर बार चुनावी मंचों से दिल्ली वालों को पीएम मोदी ने दिया, वो ये कि अब की बार हर हाल में आपदा से मुक्ति। आपदा की ये टर्मिनोलॉजी वास्तव में आम आदमी पार्टी के सरकारी कामकाज पर तंज थी। आज लोग इन्हें आपदा कहते हैं, वे मुझ पर भड़क रहे हैं। देखिए तो सही क्या हाल बना रखा है दिल्ली का। गर्मी आती है तो पीने के पानी के लिए मारामारी, बरसात आती है तो जल भराव से परेशानी, सर्दी आती है तो प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल। दिल्ली के लिए इन लोगों ने हर सीजन, हर मौसम आपदा काल बना दिया है। मोदी की बातों पर दिल्ली की जनता ने विश्वास किया। इसके बाद जो हुआ उसने 27 साल पुरानी सत्ता की आस को विजयश्री में बदल दिया। एक बात तो शीशे की तरह साफ है कि जिन मुद्दों के दम पर कभी आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में आई थी, उन्हीं मुद्दों में वो खुद इस बार घिरी नजर आ रही थी। माना जा रहा है कि इन मुद्दों में भी दो बड़े मुद्दों ने अच्छा खासा डेंट आम आदमी पार्टी को पहुंचाया। एक करप्शन के आरोप और दूसरा शीश महल का मुद्दा। दुनिया कोरोना से निपट रही थी तो ये आपदा वाले शीश महल बना रहे थे। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची। लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। मोदी दिल्ली की इस जीत का भावार्थ समझते हैं। वो जानते हैं कि वर्तमान को त्याग कर अगर दिल्ली वालों ने भविष्य पर दांव लगाया है तो इसमें एक बड़ी भूमिका उसी भरोसे की है जो देश की जनता मोदी पर करती रही है। यही वजह है कि शानदार जीत पर दिल्ली वालों का आभार जताते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट किया और हृदय से धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने फिर एक गारंटी दी, वो ये कि दिल्ली के चौतरफा विकास और यहाँ के लोगों का जीवन उत्तम बनाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी गारंटी है। गारंटी और गजब की रणनीति के डुअल फॉर्मूले ने बीजेपी के हिस्से में दिल्ली के दुर्ग को ला खड़ा किया। मैदान में किसी बड़े चेहरे को न उतारकर एक तरह से आम आदमी पार्टी को एक घेरे में घेर कर रख दिया।
आम आदमी पार्टी केजरीवाल के चेहरे को देखती और दिखाती रही और बीजेपी ने एक तरह से सीएम चेहरे पर मौन रहते हुए चुपचाप फोकस पीएम मोदी के चेहरे की तरफ मोड़ दिया, जिसका फायदा उसे हुआ। बीजेपी ने 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का वायदा किया, होली और दिवाली में एक सिलेंडर फ्री देने का वादा किया, गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण किट देने का वायदा किया, झुग्गी वासियों के लिए 5 रुपए में पौष्टिक भोजन और 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त चिकित्सा सहित कई योजनाओं की घोषणा की। इसमें सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाले पेंशन को 2000 से बढ़ाकर 2500 करने का वायदा भी किया गया था। इसके अलावा बीजेपी ने दिल्ली में लोगों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का वायदा किया था। इस सब के पूरा होने की गारंटी थी पीएम मोदी का चेहरा। यही वजह रही कि एक बड़ी जीत बीजेपी के पक्ष में आई। यह चुनाव के नतीजों में जिस तरीके से महिलाओं ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने, व्यवसायियों ने, सबने जिस तरीके से साथ दिया है, मैं पार्टी की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हरियाणा और महाराष्ट्र की तर्ज पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका भी इन चुनावों में बेहद अहम रही। दिल्ली में जीत की रणनीति पर काम करते हुए संघ ने सैकड़ों प्रचारकों को जिम्मेदारी सौंपी थी। कोशिश थी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, 1-to-1 कैंपेनिंग की रणनीति पर काम करना, जिसके तहत ड्राइंग रूम मीटिंग्स भी हुई। दिल्ली फतह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बस नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी कमर कस ली थी। जिस तरीके से महाराष्ट्र और हरियाणा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कमाल दिखाया और उसका परिणाम ये हुआ कि दोनों के दोनों राज्य भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ गए, वैसे ही दिल्ली में भी फतह करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी एक रणनीति बनाई और वो रणनीति थी ड्राइंग रूम मीटिंग्स की, जिसके तहत तकरीबन पूरे दिल्ली की 70 विधानसभाओं में लगभग 2,25,000 के आसपास ये ड्राइंग रूम मीटिंग्स की गई, जिसमें विकसित दिल्ली और विकसित भारत के का जो संकल्प है वो पब्लिक के सामने सीधे तौर पर रखा गया। बीजेपी के स्टार कैंपेनर और जीत की गारंटी माने जाने वाले पीएम मोदी तो मैदान में ताबड़तोड़ एक्शन में थे ही। इसके अलावा पार्टी ने अपने फायर ब्रांड मुख्यमंत्रियों योगी और हिमंता के साथ ही केंद्रीय मंत्रियों को भी मैदान में उतार दिया था, जबकि दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं के खिलाफ दमदार चेहरों को उतारकर उनकी सीट तक ही सीमित कर दिया गया। जैसे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ परवेश वर्मा को उतारकर केजरीवाल को उनकी सीट पर ज्यादा फोकस करने को मजबूर कर दिया गया। यही कालकाजी में आतिशी के खिलाफ रमेश विधोड़ी को उतारकर हुआ। मनीष सिसोदिया को इसी मजबूरी में अपनी सीट तक बदलनी पड़ी थी। नतीजा ये हुआ कि माइक्रो लेवल पर ये दिग्गज काम नहीं कर सके। दूसरी तरफ पीएम मोदी दमदार तरीके से प्रचार करते रहे। पीएम मोदी ने जो कहा, दिल्ली वालों ने उस पर भरोसा किया। साफ पानी और दूषित हवा जैसी समस्याओं पर उनका फोकस रहा। यमुना के प्रदूषण का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। दिल्ली की आपदा ने लोगों की भावनाओं को, उनकी आस्था को पैरों तले कुचल दिया। अपनी नाकामी के लिए हरियाणा के लोगों पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। साथियों, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। तो लहर अभी थमी नहीं है, न भरोसा ही कहीं डिगा है। बात सिर्फ दिल्ली विजय की नहीं है, बात उस प्रत्यय की है जो मोदी नाम के साथ जुड़ चुका है। मोदी है तो गारंटी है।
यही गारंटी दिल्ली में 27 साल बाद चली है और बीजेपी की सरकार बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। ब्रांड मोदी तो मजबूत हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स का असल टेस्ट भी अब शुरू हुआ है। भाई, जब से केजरीवाल सत्ता में आए हैं, दिल्ली में तो उन्हें प्रचंड जीत मिलती रही, दूसरे कुछ राज्यों में हारे भी तो वहां वो राज्य ऐसे थे जहां केजरीवाल की पार्टी का अस्तित्व तक नहीं था, तो हारे भी तो कोई बात नहीं। फिर बीच में पंजाब की ऐतिहासिक जीत ने केजरीवाल का कॉन्फिडेंस डबल कर दिया। लेकिन आज दिल्ली में मिली हार केजरीवाल के लिए पहली बड़ी हार है, और यहीं से केजरीवाल का असल टेस्ट शुरू होता है कि वो हार में अपने सियासी कैरेक्टर को पकड़ कर रख पाते हैं या नहीं। क्योंकि उन्हें ना सिर्फ अब पंजाब बचाना है, क्योंकि ना सिर्फ उन्हें अब पार्टी को फिर से खड़ा करना है, बल्कि पार्टी को टूटने से भी बचाना है और खुद के नेतृत्व में भरोसा भी कायम करना है। क्या केजरीवाल कमबैक कर सकते हैं? यह आज की डेट का बड़ा सवाल है, और यह तभी हो सकता है जब केजरीवाल वही करें जो ब्रांड मोदी ने 2024 के रिजल्ट के बाद किया, यानी कोर्स करेक्शन। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। वोट की चोट से अति आत्मविश्वास से बिखर जाने के बाद अरविंद केजरीवाल की ये वो आवाज है जिसकी प्रतिध्वनि में घनघोर निराशा है, हताशा है, वो मायूसी है जिसमें पहली बार यूं समूची आम आदमी पार्टी लिपटी हुई है। सत्ताहीन होने के औपचारिक मुहर लगने के बाद दोपहरी में आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता कैमरों के सामने आए थे। बेहद उदास से दिख रहे केजरीवाल ने पिछले 12 वर्षों में किए अपने काम का सारांश बताया, आगे की रणनीति बताई, और फिर थोड़ी देर बाद उनके घर पर एक के बाद एक पार्टी नेताओं का जुटना शुरू हो गया। मंथन हुआ, जो नेता पहुंचे उनके शब्दों में रंज सा था। मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। ये जरूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा। हम लोग कुछ यहाँ पे लेने नहीं आए थे, हम सब अपना बहुत कुछ छोड़ के आए हैं। हम लोगों ने अपनी बहुत अच्छी अच्छी जिंदगियां छोड़ी, हमने काम धंधे छोड़े हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमसे कुछ छिन गया है। आई थिंक ये एक समय का चक्र है और समय का चक्र वापस आएगा। दरअसल ये सिर्फ एक चुनाव की हार भर नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी के लिए वो घड़ी है जिसमें आगे अग्नि परीक्षा की आहट सुनाई पड़ रही है। राजनीति का रट्टा मारने वाले कहते हैं कि एक जिद पर 13 वर्षों में शून्य से शिखर तक का सफर तय करने के बाद जब फिर से सिफर पर आकर खड़े हैं केजरीवाल, तब उनके सामने चुनौती बेहिसाब है। मसलन सीधे लीडरशिप को चैलेंज, पार्टी को बचाने की चुनौती, कानूनी लड़ाई में कमजोर, पार्टी के विस्तार में मुश्किल, राष्ट्रीय अस्तित्व बचाने की चुनौती, पंजाब में खतरे की घंटी, मोदी बनाम केजरीवाल का नैरेटिव फेल। जानकारों की माने तो चुनौतियों के चक्रव्यूह में खड़े केजरीवाल की स्वीकार्यता पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होने वाला है, क्योंकि अपने हिसाब से आम आदमी पार्टी को चलाने वाले केजरीवाल पहली दफा चुनाव हार चुके हैं, जबकि अपने समानांतर जिस आतिशी को खड़ा किया था मुख्यमंत्री की कुर्सी देकर वो जीत चुकी हैं।
अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, गुंथा हुआ है, क्योंकि दुर्भाग्य से आम आदमी पार्टी ने अपने आप को केवल अरविंद केजरीवाल की पार्टी बना लिया है। आज के चुनाव के परिणाम से खासतौर पर चूंकि अरविंद स्वयं अपना चुनाव हार गए और इसलिए कि जिन लोगों को उन्होंने प्रमोट किया था लगभग वो सब हार गए, अब अरविंद के नेतृत्व पे सवाल उठेंगे। आम आदमी पार्टी के भीतर नहीं तो कम से कम बाहर। मुश्किल सिर्फ इतनी भर नहीं है केजरीवाल के लिए, पार्टी को बचाने की चुनौती भी बड़ी है, क्योंकि आतिशी और गोपाल राय को छोड़कर तमाम केजरीवाल के विश्वस्त चुनाव हार चुके हैं। मसलन अरविंद केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया को भी चुनाव में हार मिली। दिल्ली के मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन भी चुनाव हार गए हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए दूसरी सबसे बड़ी चुनौती होगी अपने विधायकों को बचाए रखना। कमजोर का साथ छोड़कर बलवान का हाथ थामने की राजनीति में पुरानी परंपरा है। आम आदमी पार्टी में बड़ी तादाद में ऐसे नेता हैं जो आयातीत हैं। बीजेपी हर तरह की कोशिश करेगी तोड़ने की, सरकार में होने के बाद भी वो तोड़ने की कोशिश करेगी। और जब पार्टी में ऐसे लोग बचे नहीं जो कि विचार से जुड़े हैं, जो कि ईमानदारी से पार्टी से कृत संकल्प है, ऐसे में पार्टी कितने दिन बच पाएगी, ये सब सवाल आज खड़े हुए हैं और एक बहुत गहरी चुनौती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने छोटे से राजनीतिक कैरियर का एक सबसे बड़ा संकट देख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि चुनाव से ठीक पहले 8 पूर्व विधायक ये ट्रेलर दिखा चुके हैं। हालांकि ये डर सिर्फ दिल्ली में नहीं है, उस गुजरात में भी है, जहां की विधानसभा में आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं। पार्टी के विस्तार पर भी ये हार एक आघात की तरह है, क्योंकि दिल्ली मॉडल के सहारे ही आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में जाती रही है। असल में आम आदमी पार्टी इस वक्त राष्ट्रीय पार्टी बनी हुई है। दिल्ली के आसरे ही पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी में चुनाव लड़ चुकी है, मगर अब दूसरे राज्यों में पार्टी को अपने हिसाब से बरकरार रखना, अपने वोट बैंक को बचा के रखने में बेहिसाब मुश्किल आने वाली है। आप पार्टी के लिए ये अस्तित्व संकट का दौर मैं मानता हूं। एक उनकी सरकार है, लगातार उनके मुख्यमंत्री दिल्ली में ही बैठे होते हैं और पूरी पार्टी जिस तरह के नकारात्मक एजेंडे पर काम करती रही है, इसका नुकसान उन्हें भविष्य में दूसरे इकाइयों पर भी झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। केजरीवाल की सबसे बड़ी मुश्किल उस पंजाब को बचाकर रखना है जहां मुश्किलें पहले से ही घंटी बजा रही हैं। पंजाब में पहले ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में दिल्ली की हार वहां के नेताओं के मनोबल को भी प्रभावित कर सकती है। पार्टी के तौर पर आपकी कमजोरी से जोड़ तोड़ की राजनीति को बल मिल सकता है। गुजरात को रिपीट करना संभव नहीं होगा, हरियाणा में ब्रेक थ्रू मिला नहीं है, तो ले देकर सारा खेल अब सिर्फ और सिर्फ पंजाब पे सीमित हो जाएगा। और जहां से आम आदमी पार्टी की खबर जो है वो अच्छी नहीं है, पंजाब में गवर्नेंस कर नहीं पा रहे हैं पंजाब में, और पंजाब का वोटर बहुत ज्यादा इंतजार करता नहीं है बदलने से पहले। इसलिए आम आदमी पार्टी के अपने भविष्य को लेकर सवाल है। दिल्ली की सियासी दीवार को मजबूत बनाकर अरविंद केजरीवाल मोदी विरोधी दलों में अपनी स्वीकार्यता मनवाते रहे, उन नेताओं में अपनी गिनती करवाते रहे जिसे अब तक नरेंद्र मोदी की पार्टी दिल्ली हरा नहीं सकी थी। वो नरेंद्र मोदी बनाम केजरीवाल का नैरेटिव बनाने में रत्ती भर कमी नहीं छोड़ रहे थे, मगर इस पराजय के बाद अब विपक्षी दलों के बीच अपने कद को बरकरार रखना भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल ना तो अब मुख्यमंत्री हैं, ना विधायक हैं, ना अब सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं। लिहाजा शराब घोटाले में फंसे केजरीवाल के लिए मुश्किलों का दरवाजा फिर से खुल सकता है। अब उन्हें तमाम तरह की कानूनी चुनौतियों का भी सामना करना होगा। उन्हें कोर्ट और ईडी के चक्कर लगाने होंगे। चुनावी नतीजों के आते ही इसकी आहट सुनाई पड़ने लगी है। दिल्ली सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब दिल्ली सचिवालय परिसर से बिना अनुमति किसी भी प्रकार की फाइलें, दस्तावेज या कंप्यूटर हार्डवेयर बाहर नहीं ले जाया जा सकेगा। यह आदेश सुरक्षा चिंताओं और रिकॉर्ड्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। ये नियम सचिवालय कार्यालयों और मंत्री परिषद के कैंप कार्यालयों पर भी लागू होगा। इस आदेश का संकेत बहुत ही साफ, सरल और स्पष्ट है, और वो है टीम केजरीवाल की घेराबंदी। यही वजह है कि कभी अरविंद केजरीवाल के सहयोगी रहे कुमार विश्वास कुछ यूं भविष्य बांच रहे हैं। केजरीवाल और उनकी पार्टी का वे सब आम आदमी पार्टी के
लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल, निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली। ये वही कुमार विश्वास हैं जो राज्यसभा की सीट पर तकरार के बाद केजरीवाल से जुदा हो गए थे। हालांकि अब जब दिल्ली में राज्यसभा का चुनाव होगा तब उसमें भी केजरीवाल की पार्टी को जबरदस्त नुकसान होगा। हालांकि उसमें अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से लेकर पंजाब या कहिए जहां जहां पार्टी का विस्तार हुआ है वहां वहां कई स्तर पर अग्नि परीक्षा देनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। बीजेपी ने जमीन पर काम किया। मोदी फैक्टर का उसे डबल फायदा मिला। केजरीवाल को शीश महल और करप्शन के आरोपों ने डेंट दिया। लेकिन केजरीवाल की हार के पीछे की एक वजह कांग्रेस भी रही। कांग्रेस को खुद भले सीटें नहीं आई, लेकिन उसने कई सीटों पर केजरीवाल की पार्टी को डेंट किया। खुद केजरीवाल ना हारते अगर संदीप दीक्षित ने वोट ना काटा होता। मुसलमानों का वोट भी कांग्रेस में बटा और इसलिए कई मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी ने बेहतर परफॉर्म कर दिया। ऐसे में क्या कांग्रेस अब बीजेपी के साथ मिलकर केजरीवाल की पॉलिटिक्स को खत्म कर देगी, या केजरीवाल कांग्रेस से समझौता करेंगे, या फिर वो अटैकिंग मोड में कमबैक करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। फिर लहर उठी थी, फिर लहर गिरी। तमाशे तो खूब हैं जहां में, पर अपनी किस्मत में फिर वही किरकिरी। दिल्ली में कांग्रेस शून्य थी, शून्य ही रह गई। लेकिन जब केजरीवाल विस्तार से नतीजों का गणित समझेंगे तो क्या यही कहेंगे, हाय बड़ी भूल हुई जो न किया कांग्रेस से गठबंधन। क्योंकि दिल्ली के नतीजों का एक सच तो यही है कि कांग्रेस हारी, फिर भी आम आदमी पार्टी से जीत गई। कांग्रेस ने ऐसी चोट आम आदमी पार्टी को दी कि इसकी दवा हाकिम लुकमान के पास भी नहीं। दिल्ली की चुनावी जंग में करीब 14 सीटें ऐसी रहीं जहां कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सीधा नुकसान पहुंचाया। आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से गठबंधन न करने का नुकसान उठाना पड़ा। कई सीटों पर आम आदमी पार्टी की हार का अंतर उतना रहा जितना कि कांग्रेस को वोट मिला। आप कांग्रेस को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? जनता ने लेना बंद कर दिया। आप पत्रकार, कुछ चंद पत्रकार उनको अभी भी सीरियसली लेते हैं। काश कि साहब ने वाकई कांग्रेस को सीरियसली लिया होता तो आज जो गति आम आदमी पार्टी की हुई है वो तो न हुई होती। संभव यह भी था कि तीसरी बार सत्ता आम आदमी पार्टी के पास ही रह जाती। कांग्रेस ने भी अपनी बेइज्जती का बदला ऐसा लिया कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली कंट्रोल रूम ही हिल गया। अरविंद केजरीवाल तक चुनाव हार गए। हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे, क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए। हम राजनीति को एक जरिया मानते हैं जिसके जरिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके जरिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। इस बार भले ही कांग्रेस का कांटा दिल्ली के चुनाव में शून्य पर अटका हो, लेकिन कांग्रेस ने एक तरह से 27 साल पुरानी दिल्ली की हार का बदला आम आदमी पार्टी से ले लिया। ये आंकड़े बता रहे हैं कि अगर दिल्ली की सत्ता का छीका केजरीवाल के हाथों से छिटका तो इसकी एक बड़ी वजह ऐन वक्त पर कांग्रेस को ठेंगा दिखा देना रहा। कांग्रेस को हल्के में लेने की सबसे बड़ी चोट तो खुद अरविंद केजरीवाल को लगी। वो 4089 वोटों से चुनाव हार गए। परवेश वर्मा को 30,088 वोट मिले, जबकि केजरीवाल को 25,999। लेकिन खास रहा कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित को मिला वोट। उन्हें 4,568 वोट मिले। अगर यही वोट केजरीवाल को मिल जाते तो वो चुनाव जीत सकते थे। संदीप दीक्षित दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं। वही शीला दीक्षित जिनको सत्ता से हटाकर आम आदमी पार्टी की सरकार का सपना दिखाकर केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में कॉमन मैन बनकर आए थे। बहरहाल बात सिर्फ केजरीवाल की हार की नहीं है। मनीष सिसोदिया के साथ भी वैसा ही कांग्रेस ने किया।
पटपड़गंज सीट बदलकर जंगपुरा सीट पर चुनाव लड़ने गए थे, वहां बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवाह ने मनीष सिसोदिया को 675 वोटों से हरा दिया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी फरहाद सूरी को 7350 वोट मिले। अगर ये वोट नहीं कटे होते तो मनीष सिसोदिया हारते तो नहीं। ग्रेटर कैलाश सीट पर सौरभ भारद्वाज चुनाव हार गए। उन्हें बीजेपी की शिखा रॉय ने 3188 वोटों से हराया। अब जरा यहाँ भी कांग्रेस का वोट देखिए। गर्वित सिंघवी को 6711 वोट मिले, यानी यहाँ भी कांग्रेस ने सौरभ की नैया डुबो दी। राजेंद्र नगर में बीजेपी के उमंग बजाज ने 1231 वोटों से जीत दर्ज की। इससे ज्यादा 4015 वोट कांग्रेस प्रत्याशी विनीत यादव को मिले। तिमारपुर सीट पर सुरेंद्र पाल बिट्टू चुनाव हार गए। उन्हें बीजेपी के सूर्य प्रकाश खत्री ने 1168 वोटों से हराया। अब जरा यहाँ भी कांग्रेस का वोट देखिए। लोकेंद्र सिंह को 8361 वोट मिले। मालवीय नगर में बीजेपी के सतीश उपाध्याय ने सोमनाथ भारती को 2131 वोटों से हराया। इससे ज्यादा वोट 6770 कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र सिंह कोचर को मिले। मादीपुर सीट पर राखी विड़लान चुनाव हार गईं। उन्हें बीजेपी के कैलाश गंगवाल ने 10,899 वोटों से हराया। अब जरा यहाँ भी कांग्रेस का वोट देखिए। जेपी गंगवार को 17,958 वोट मिले। नांगलोई सीट पर रघुविंदर शौकीन चुनाव हार गए। उन्हें बीजेपी के मनोज कुमार शौकीन ने 26,251 वोटों से हराया। अब जरा यहाँ भी कांग्रेस का वोट देखिए। रोहित चौधरी को 32,028 वोट मिले। इसी तरह संगम विहार में बीजेपी के चंदन कुमार चौधरी ने दिनेश मोहनिया को 344 वोटों से हराया। इससे ज्यादा 15,863 वोट कांग्रेस प्रत्याशी हर्ष चौधरी को मिले। महरौली सीट पर बीजेपी के गजेंद्र सिंह यादव ने 1782 वोटों से जीत दर्ज की। इससे ज्यादा वोट 9338 कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पा सिंह को मिले। छतरपुर में बीजेपी के करतार सिंह तंवर ने ब्रह्म सिंह तंवर को 6239 वोटों से हराया, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह तंवर को 6601 वोट मिले। त्रिलोकपुरी में बीजेपी के रविकांत ने अंजना पार्चा को 392 वोटों से हराया। इससे ज्यादा 6147 वोट कांग्रेस प्रत्याशी अमरदीप को मिले। बादली में बीजेपी के दीपक चौधरी ने अजेश यादव को 15,163 वोटों से हराया, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव को 41,071 वोट मिले। ऐसे ही मुंडका में बीजेपी के गजेंद्र द्राल ने जसबीर कराला को 10,550 वोटों से हराया, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी धर्मपाल लाकरा को 10,290 वोट मिले। कहने का मतलब ये कि अगर ये 14 सीटें आम आदमी पार्टी के पास आ जाती तो निश्चित रूप से दिल्ली की सत्ता की तस्वीर कुछ अलग हो सकती। कांग्रेस से किनारा करके क्या आम आदमी पार्टी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बीच अयोध्या के मिल्कीपुर की जीत की चर्चा थोड़ी कम हो रही है, लेकिन सच यह है कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जीतकर मोदी योगी की जोड़ी ने हिंदू एकता का नैरेटिव सेट कर दिया। लोकसभा चुनाव के बाद हुए यूपी के 10 सीटों के उपचुनावों में बीजेपी ने 8 और सपा ने 2 सीट जीती। जिस अयोध्या में हार का मलाल बीजेपी और हिंदुओं को कचोट रहा था, उस मलाल को भी आज मिल्कीपुर की जीत ने खत्म कर दिया। अब देश प्रसाद को ट्रॉफी की तरह लेकर घूमते थे अखिलेश यादव। भले वो प्रशासन पर कितने ही आरोप लगाएं, लेकिन सच यही है कि मिल्कीपुर में हार की स्क्रिप्ट उनके इसी सियासी अहंकार ने लिख दी थी। और अब तो योगी की 2027 की जीत भी पक्की हो गई है, लोग ये भी कहने लगे। एक ख्वाब के मुकम्मल हो जाने के बाद का ये जश्न है। सफलता के शीर्ष पर पहुंचकर किसी उम्मीद के मुस्कुराने की ये खुशी है। ये उत्सव है अयोध्या के आंगन में केसरिया पार्टी की जोरदार वापसी का। समाजवादी गढ़ में फिर से भगवा सोच पर लोकतांत्रिक मुहर लगने का ये उमंग है। ये आनंद
अखिलेश और अवधेश के लाल रंग को बेरंग कर भगवा की प्रगाढ़ता का परिचायक है। देख लीजिए, जिस अयोध्या में 8 महीने पहले हारी थी बीजेपी, वहां जब मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में वापसी हुई तो किस तरह कार्यकर्ता होली से पहले गुलाल उड़ाने लगे, ढोल की थाप पर नाच रहे हैं, धमाल मचा रहे हैं। वो बस देखिए और देखते जाइए। दरअसल ये सिर्फ एक उपचुनाव की जीत भर नहीं है, ये सनातन के सबसे बड़े सेंटर में जो बीजेपी जख्मी हुई थी उस पर मरहम है। ये भारतीय जनता पार्टी का सियासी बदला है। यही वजह है कि सोशल मीडिया इसे अयोध्या वासियों का प्रायश्चित बता रहा है, तो योगी के मंत्री इसे सनातन की जीत और अहंकार की हार बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। अयोध्या के लोगों ने तो पहले से तय कर रखा था कि किसी भी हालत में जो समाजवादी पार्टी का जो अहंकार है उसको चूर करना है। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सत्ताधारी पार्टी इतनी आक्रामक क्यों है, ये विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि मिल्कीपुर में जीत हार का फैसला 31 राउंड की काउंटिंग में हुआ। गौर करने वाली बात यह रही कि हर राउंड में बीजेपी आगे रही। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद को एक भी राउंड में बढ़त नहीं मिली। अयोध्या सांसद के बेटे होने के बावजूद अजीत प्रसाद अपने ही बूथ से हार गए। जो मिल्कीपुर समाजवादियों का किला रहा है, जहां अवधेश प्रसाद 2 बार विधायक रहे हैं, जिस अवधेश प्रसाद को वहां के लोगों ने फैजाबाद का सांसद बना दिया, उनका बेटा उपचुनाव में बुरी तरह हार गया। मिल्कीपुर में भगवा मुहर लगाने वाले चंद्रभानु पासवान उत्साहित हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और हनुमान जी महाराज सहित मिल्कीपुर तुल्य जनता के चरणों में मैं अपने सर को नतमस्तक करते हुए प्रणाम करता हूं और उनका सारा श्रेय उनको देता हूं, मिल्कीपुर की जनता को। बीजेपी के लिए ये जीत इसलिए भी अहम है क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब अप्रत्याशित हार मिली थी, अयोध्या में जब समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी, तो अखिलेश यादव ने नया नैरेटिव गढ़ा था। फैजाबाद जीतने वाले को विपक्ष का पोस्टर बॉय बना दिया गया, यहाँ तक कि अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा तक बता दिया गया। मगर 8 महीने में ही अवधेश प्रसाद के सुपुत्र को जब मिल्कीपुर वालों ने हरा दिया, तो योगी कुछ यूं नश्तर चला रहे हैं। इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। ये मिल्कीपुर का उपचुनाव योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों के लिए नाक की लड़ाई बनी हुई थी। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों तरफ से शाब्दिक ब्रह्मास्त्र दागे जा रहे थे। अखिलेश यादव भले ही अयोध्या में रामलला का दर्शन करने नहीं गए, मगर महाकुंभ में डुबकी लगाकर बड़ा संदेश दिया। तो दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आकार देते रहे। मिल्कीपुर की जनता ने बीजेपी को बम्पर वोट देकर इस बात पर मुहर लगा दी कि उन्हें योगी के बटेंगे तो कटेंगे पर 100% भरोसा है। सनातनियों की एकता ही विजय का मूल मंत्र है। मिल्कीपुर की जनता योगी आदित्यनाथ के साथ है। लोकसभा में अयोध्या जीत का अहंकार चकनाचूर हो गया है। योगी के डिप्टी इसे 2027 की जीत का आधार बता रहे हैं। मिल्कीपुर एक ऐतिहासिक जीत की ओर जो बढ़ गया, उससे पता चल गया कि अयोध्या में कितना गुस्सा था। अयोध्या को जो लोगों ने मजाक बनाया था, वहां की सांसद जी को ट्रॉफी बना बना के ये लोग पार्लियामेंट में घूमते थे, वो ट्रॉफी बन चुके थे और अपने लड़के को उसी घमंड में वो लड़वा दिए और जनता ने जवाब दे दिया। मिल्कीपुर जीता जैसे उत्तर प्रदेश 2027 का जीत लिया। सपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी मोदी है तो मुमकिन है। जय श्री राम। मिल्कीपुर के उपचुनाव के नतीजों को अखिलेश यादव सीधे सीधे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, जिसका सारांश ये है कि ये जीत झूठी, ये उनके साथ फरेब हुआ है कि अफसरों ने दगाबाजी की है, कि लोकसभा चुनाव में जो फैजाबाद का नतीजा था वो सच्चा था और मिल्कीपुर के उपचुनाव में जो जनादेश आया
वो फर्जी है। पार्टी और उसके सबसे बड़े नेता जो कह रहे हैं वही बात अखिलेश का चाचा भी कह रहे हैं, और मिल्कीपुर में जो अजीत प्रसाद हारे हैं उनके पापा भी कह रहे हैं। यहाँ पर बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गुंडई, लूटपाट, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जीरो हो गया था तो हम लोग तो पहले से जानते थे, इसीलिए पार्लियामेंट में इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन का कफन डाल दिया था। जब वो कुछ भी किसी जो गड़बड़ी हो रही हो इसका नोटिस कमीशन ले तो कोई किसी को भी वोट डाल सकता है, बूथ कैप्चर कर सकता है, पुलिस के जरिए लोगों को खदेड़ सकता है बूथ से। यही हुआ। समाजवादी पार्टी के लिए ये अनपेक्षित हार है, जबकि बीजेपी ने पूरी तैयारी के साथ मिल्कीपुर को जीतकर समाजवादियों से कब्जा किया है। मिल्कीपुर के लोग इस फैसले के बाद क्या कह रहे हैं वो सुनिए जरा। अभी लोकसभा जब चुनाव हुआ था, उदय प्रसाद जीते थे, तब गुंडागर्दी भाजपा नहीं करा सकती थी, तब भी तो भाजपा की सरकार थी, तब माफियागिरी नहीं करा सकती थी, तब बूथ कैचरिंग नहीं करा सकती थी। जी का अहंकार और समाजवादी पार्टी का जो अहंकार था, जो उनको राजा बताने का कार्य किया जा रहा था, उसका जनता ने जवाब दिया। अयोध्या का राजा क्या, उनको अपने घर से भी निश्चित कर दिया। अयोध्या की जनता ने बता दिया कि अयोध्या का राजा प्रभु श्री राम है और उनके रक्षक हनुमान जी हैं। ज्यादातर युवा मतदाता है और युवाओं से आप पूछिएगा तो हर आदमी कहेगा आपको भारतीय जनता पार्टी भी समझ आ रही है। जाहिर है कि लोकसभा चुनाव के बाद सनातनी स्याही से योगी आदित्यनाथ ने जो हिंदुत्व की थ्योरी गढ़ी, बटेंगे तो कटेंगे वाला जो सूत्र वाक्य दिया था, वो धीरे धीरे लोगों के दिमाग में उतर रहा है। पॉलिटिकल पंडितों की माने तो पिछले दिनों 9 सीटों पर उपचुनाव में भी 7-2 से बीजेपी की जीत हुई थी। अब मिल्कीपुर के उपचुनाव में लोगों ने जाति की राजनीति को ध्वस्त कर हिंदू एकता की नई लकीर खींची है। ये संकेत है कि धीरे धीरे फिर से हिंदुत्व के नाम पर गोलबंदी हो रही है, जाति की दीवार टूट रही है। और यही वजह है कि जिस अयोध्या में लोकसभा चुनाव हार गई थी बीजेपी, वहां उसने जबरदस्त वापसी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।